और आइए सीधी बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी भूपेंद्र चौबे का, जिनके साथ हैं आप नेता योगेंद्र यादव। नमस्कार, IBN 7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। करीबन 2 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। वो पार्टी जो कि ये दावा करती थी कि देश में जितने राजनीतिक दल हैं, वो पार्टी उन सभी दलों से अलग है। लेकिन आज देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। चिट्ठियां पर चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टुकड़े टुकड़े होते हुए विभाजित होती जा रही है। इस वक्त हमारे सामने हॉट सीट पर प्रोफेसर योगेंद्र यादव हैं। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के चाणक्य हैं, लेकिन आजकल लगता है कि चाणक्य की जो आम आदमी पार्टी के राजा बने हुए हैं, उनसे कुछ मतभेद हुए हैं। यादव जी, क्या ये सही है? मेरा जो आकलन है कि एक पार्टी का महाराजा जो बने हुए हैं, महाराजा बने हुए हैं, और एक आप जो कि पार्टी के चाणक्य बने हुए हैं, क्या आप दोनों लोगों के बीच में आज घोर विरोध है? क्या विरोधाभास है आप दोनों के बीच में? क्या बहुत रंगीन जुमले आपने इस्तेमाल किए। मैं समझता हूं हमारी त्रासदी आम आदमी पार्टी की ये रही है कि रियलिटी नई है। आम आदमी पार्टी एक नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन चश्मा पुराना है, जुमले पुराने हैं। वही राजा चाणक्य, बार-बार मैंने कहा था, आप चाणक्य वो चंद्रगुप्त। बार-बार मैं जुमले सुनता हूं, मैं हर बार सोचता हूं ये हो क्या रहा है, पर मुझे लगता है चलो साल 2 साल में बोलने की आदत, मुहावरे भी धीरे धीरे बदलेंगे जैसे राजनीति बदलती है। आप बताइए, आप कह रहे हैं चिट्ठियों की लड़ाई। जैसा आप जानते हैं, ये एक चिट्ठी मैंने लिखी थी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को, जिस पे मनीष भाई ने जवाब दिया। बधाई हो आप मीडिया वालों को, आपको ये आंतरिक जो संवाद था वो आपके हाथ लग गया। नहीं सर, ये बधाई तो आपको दी जानी चाहिए, क्योंकि आपने ये आपकी पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, आपने तो पत्र उनको लिखा था। अब अगर उनमें से किसी एक ने लीक किया, तो क्या ये सच नहीं कि जो बात आप उठा रहे हैं, जो, और मैं पॉइंट्स अभी एक एक करके उठाता हूं, ये जिस भी व्यक्ति ने उठाया, हो सकता है आम आदमी पार्टी में आपके अलावा भी ऐसे बड़े लोग हों जिनका अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज वही स्टैंड हो सकता है आपका है, और आपको पता ही ना हो कि वो लोग भी अरविंद केजरीवाल से गुस्सा है। मैं जो बुनियादी बात कह रहा था कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन किसी तरह से आपके हाथ लग गया। अब आपको इसमें क्या मिला? आप बताइए, किसी और पार्टी का होता क्या ये? तो आपको है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोग जब एक दूसरे से अंदरूनी बातें करते हैं तो क्या करते हैं? क्या वो कह रहे हैं कि मेरे को ये पोस्ट दो, तुम ये पोस्ट ले लो? क्या वो कह रहे हैं उस बिजनेस हाउस से ये डील कर लेंगे, ये सेटिंग कर लेंगे? आप तो उससे भी बड़ी बात कह रहे हैं। ये तो सिर्फ बिजनेस हाउस की बात नहीं है, वो सिद्धांत का सवाल उठा रहे हैं ना। ये सिद्धांत कहां? ये तो देखिए, आप स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं लव एंड अफेक्शन फॉर अ लीडर ऑफन टर्न्स इनटू अ पर्सनालिटी कल्ट दैट कैन डैमेज एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज व्हाट अपीयर्स टू बी हैपनिंग टू आवर पार्टी। इसका मतलब कि प्यार और स्नेह जो है एक व्यक्ति को देने से इतना ज्यादा उसको दिया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं तानाशाह बन गया है। वो एक बड़ा आदमी बन गया है जो पार्टी से भी ज्यादा बन गया है। मेरे मुताबिक तो सर, ये आप जो सेटिंग और व्हीलिंग डीलिंग की बात कर रहे हैं, ये तो उससे भी ज्यादा संगीन आरोप है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मैं यही तो आपको बात कह रहा हूं। अगर व्हीलिंग डीलिंग सेटिंग ये सब हो रहा होता, तब आप कह सकते थे आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टियों जैसी बन गई है। यहां ये पार्टी है जिसमें लोकतंत्र और स्वराज के सिद्धांतों के बारे में चिट्ठियां जा रही हैं कि वास्तव में क्या हम अपने स्वराज के सिद्धांत पे कायम रहे हैं। पर्सनैलिटी कल्ट, व्यक्ति पूजा की जो इस देश में संस्कृति है, कहीं ये हमारी पार्टी में घुसती तो नहीं जा रही है? अगर मैं आपकी जगह होता, आम आदमी पार्टी से कोई संबंध ना होता और मुझे ये चिट्ठियां मिल जाती, मेरे मन में थोड़ा ठंडक आती कि अच्छा भाई, ये प्राइवेट भी जब बात करते हैं तो इन चीज़ों की बात करते हैं, और शायद ये लगता कि चलो भाई, इन चीज़ों के बारे में इस देश में कोई लोग सतर्क तो हैं, कहीं बात तो हो रही है, इसमें क्या बुरी बात नहीं। लेकिन सर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा प्रोफेसर यादव कि आप जैसा व्यक्ति और आपकी जो इक्वेशन है अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भी भली बात ही जग जाहिर है। उस इक्वेशन के बावजूद आपको क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि आपको चिट्ठी लिखनी पड़ी? आप फोन करके बताते थे केजरीवाल जी को, आप उनके घर जाके कहते थे उनको कि भाई आप तानाशाह बन रहे हैं, मत बनिए तानाशाह। ये चिट्ठी लिखने की क्यों जरूरत पड़ी? भूपेंद्र भाई, मैंने वैसे नहीं कहा कि आप तानाशाह बन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसका सार तो देखिए वही है कि आप जो है, आपकी केजरीवाल जी, आप जो है पद से भटक गए हैं कहीं ना कहीं। तो आपको चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत? आप उनके घर जाके बोल देते? ना तो किसी एक व्यक्ति को लिखी गई है, ना एक व्यक्ति को एड्रेस्ड है, ना एक व्यक्ति को इल्जाम देती है। चिट्ठी स्पष्ट रूप से कहती है हम सब इसके दोषी हैं और मैं उनमें शामिल हूं जो व्यक्ति दोषी है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है। मैं समझता हूं, और ऐसी बात नहीं की अरविंद से मेरी तो हर दिन में कई बार बात होती है, इसलिए तो सर, इसलिए और इस तरह के तमाम मुद्दों पे मैंने एक बार नहीं कई बार बात की है, बहुत बार सब साथियों से बात की है। कभी आपने केजरीवाल जी को पहले भी ये सब कहा है क्या?
इन तमाम मुद्दों पे पार्टी में एक बार नहीं कई बार बात हो चुकी है। ये पहला बार नहीं है। इसका मतलब केजरीवाल आपकी बात सुनते ही नहीं। इसका मतलब कि अगर आप बार-बार अगर ये बातें आप बोलते चले आए हैं और उसके बाद आपको एक लास्ट रिजॉर्ट, एक अंतिम पड़ाव की तरह आपको अगर ये चिट्ठी लिखने की मजबूरी आन पड़ी प्रोफेसर साहब, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि केजरीवाल जी आपकी बात सुन ही नहीं रहे थे, अनसुनी कर दे रहे थे आपकी बात। वो सुन रहे हैं नहीं, पर आप मेरी बात नहीं सुन पा रहे हैं। वो ये नहीं, मैं आपको भटकने नहीं दे रहा हूं, बस बात पहले तो ये कि ये आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाते हुए चिट्ठी लिखी है। दरअसल ये नहीं है। ये चिट्ठी अपने तमाम सहयोगियों को लिखी गई है, ये कहते हुए हम सब शायद अपने पाथ से भटक रहे हैं, हम सबको इकट्ठा होकर दोबारा सोचने की जरूरत है। और मैं समझता हूं हमारे देश में ये जो संस्कृति बनती है, कोई मेरा यार है, दोस्त है, उसके बारे में कभी कुछ सवाल नहीं उठाऊंगा, जब दोस्ती टूट गई उसके बाद मैं तमाम तरह के बड़े बड़े सवाल उठाऊंगा। देखिए मैं तो अगर समझता हूं इस देश में ये संस्कृति अगर बन सकती है, न्यूज रूम्स में भी बने, पार्टियों में भी बने, सब जगह बने, कि अच्छी खासी दोस्ती के बावजूद आप सिद्धांतों के सवाल उठाते रहें, जैसे आम आदमी पार्टी में हम सब लोग उठाते हैं। बड़ी मजेदार बात है प्रोफेसर साहब कि आप बार-बार ये बोलते हैं कि ये तो मैंने केजरीवाल जी के बारे में लिखा नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए जो बुद्धिजीवी वर्ग और इंटेलेक्चुअल क्लास है, आप शब्दों के साथ खेल रहे हैं और इसलिए आप ये चाह रहे हैं कि देश की जनता को लगे कि ये चिट्ठी आपने किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं लिखी, आपने सिद्धांतवादी मैं आपको यहीं टोक दूं, व्यक्ति विशेष के संदर्भ में लिखा है वो बिंदु, व्यक्ति विशेष को इल्जाम नहीं दिया है। लेकिन सर जब आप ये कहते हैं कि आवर पार्टी स्टैंड्स फॉर स्वराज, बॉटम अप पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, वी डू सो बिकॉज वी बिलीव दैट रिमोट डिसीजन मेकिंग बाय फ्यू पीपल इज बैड, इवन द डिसीजन मेकर्स आर वेल इंटेंशन, वी सीम टू हैव फॉरगॉटन दैट बेसिक आइडिया व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग विद इन आवर ओन पार्टी। अब सर ये डिसीजन कौन ले रहा है? ये फैसले तो एक ही व्यक्ति ले रहा है ना, केजरीवाल जी ले रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो एक दो लोग हैं वो ले रहे हैं, और साफ तौर पर आप इस बात को रख के ये बता रहे हैं कि आपको केजरीवाल जी की इस प्रवृत्ति से आपको समस्या है। फिर आपने जो पंक्तियां स्वयं पढ़ी उसमें वी शब्द का इस्तेमाल किया है। वी का मतलब मेरे को शामिल करके, अभी आपको अंग्रेजी में क्या सिखाऊं, इसमें साफ कहा गया हम सब लोग इस चीज को भूलते जा रहे हैं, हम सब लोगों को ये याद रखने की जरूरत है। और बाद में चिट्ठी कहती है उस हम में मैं शामिल हूं। नहीं सर देखिए ये बात को जो है भटकाने वाली बात हो जाती है। ये आप ये क्या आप ये कहते हैं? मैं बताइए इस चिट्ठी में से बता रहा हूं या कहीं और से बता क्या आप ये कह रहे हैं कि ये चिट्ठी एक और देखिए आप कहते हैं कि आप तो केजरीवाल जी को जाके बार बार बोल के आए, यही जो बातें आपने जो लिखी हैं आपने पहले भी उनको समझाया, आप भी कह रहे हैं। तो आपकी दिक्कत ये है कि आप सारी चीज को उसी पुराने चश्मे से देख रहे हैं, जैसे कोई मायावती का दरबार हो, जैसे कोई राहुल गांधी का दरबार हो। मैंने कहा था कि मैंने अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी पे इन सब मुद्दों में कई बार चर्चा की है। आपको केवल ये याद रहा मैं केजरीवाल को जाके बता आया हूं। सर आपने देखिए जब अगर मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि अगर आप सरीखा व्यक्ति इस तरीके की चिट्ठी लिखता है, और देखिए आपके जो सहयोगी हैं मनीष सिसोदिया, वो आपको इसी बात पर कटाक्ष आपके ऊपर करते हैं कि आपको चिट्ठी लिखने की क्या नौबत आन पड़ी, क्या आप अरविंद केजरीवाल को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे थे? इस संदर्भ में मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति है कि पार्टियों के अंदर लोग एक दूसरे को लिख के इन बातों के बारे में कहें। हाँ, ये मुझे पता नहीं था कि ये मैं अखबार का लेख नहीं लिख रहा था। पर मैं समझता हूं, और देश की तमाम पार्टियों में रहा है, पता नहीं क्यों भूल गए हैं इस देश की संस्कृति। नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव हमेशा एक दूसरे को, इन बड़े जो दिन रात एक दूसरे से मिल रहे थे, रोज मिल रहे थे। तो आप तो अपने आप को पार्टियों से अलग दिखाते ना सर। बीच बीच में हम कांग्रेस, बीजेपी, इन सब पार्टियों से हम अलग हैं, एआईएडीएमके, डीएमके, बीएसपी, हम तो सबसे अलग हैं। वही तो अच्छी संस्कृति है। आप बड़े कि आप वही काम कर रहे हैं जो बाकी पार्टियां करती हैं। जी नहीं, मैंने क्या बोला? नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, ये बाकी पार्टियों जैसे नहीं है, ये आदर्श है हमारी जिंदगी के। और मैं समझता हूं इस देश में राजनीति में अगर हो कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे दोस्त हैं वो एक दूसरे को चिट्ठी लिख के कहें, लेकिन कुछ एक बात है दोस्त जिसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है, बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी पार्टियों में भी ऐसा हुआ। सर मुझे ये बताइए कि आपने एक चिट्ठी लिखी, चलिए आपका अपना आपके पॉइंट्स होंगे, मतलब आप ये मान के ना चलिए कि मैंने अखबार में लेख लिखा जो कि अभी से बना दिया गया। हो सकता है व्यक्तिगत इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो ठीक है, व्यक्तिगत इंटरनल कम्युनिकेशन जो कि किसी व्यक्ति ने लीक की, शायद इसलिए चूंकि वो चाहते थे, या उनको भी लगता होगा जो बात आपको लगती है कि भाई केजरीवाल जी तो बात समझ ही नहीं रहे हैं,
सुन ही नहीं रहे, तो शायद उनको थोड़ा एम्बैरेस किया इसकी जांच करनी चाहिए। वो बहुत दुख का विषय है। इंटरनल कम्युनिकेशन जब लीक हो, जैसे आप किसी एक दोस्त को चिट्ठी लिखें, कुछ भी लिखें, अचानक अगले दिन पाए आपकी उसके पोस्टर लग के जांच की मांग सर? आज तो आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव भी है, आप जांच की मांग करेंगे? पार्टी ने बाकायदा फैसला किया है, जांच होगी कि चिट्ठी किसने की है। बाकायदा कल बात हुई और कहा कि नहीं, इसमें तो जांच होनी चाहिए, किसने लीक किया। लेकिन सर ये बताइए कि एक चिट्ठी आपने लिखी, एक चिट्ठी पिछले वर्ष LK आडवाणी जी ने लिखी थी राजनाथ सिंह को, जहां पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो पार्टी से बढ़कर अब अपनी खुद की छवि को आगे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने जो चिट्ठी लिखी और आडवाणी जी जो चिट्ठी लिखी, उन दोनों में क्या फर्क है? आडवाणी जी बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी देखी है, राजनीति देखी है, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने। फ़र्क छोटा सा ये है कि उनकी चिट्ठी एक व्यक्ति के बारे में थी जो किसी दूसरे को इल्ज़ाम देती थी। ये चिट्ठी एक सिद्धांत के बारे में है जो अपने आप को भी इल्ज़ाम देती है। तो ये मतलब आपका रवैया ये है, आपका स्टैंड ये है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं है, ये एक सिद्धांतवादी बात है जिसको आपने इस पत्र के जरिए अपने पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास किया है। पत्र आपके पास है, सारी दुनिया के पास है, आप स्वयं पढ़ लीजिए। अगर मतलब ये कोई होता, बंद कमरे की बातचीत होती, तब तो फिर भी आप और मैं बहस कर सकते थे। क्योंकि बड़ी मजेदार बात है ना सर, आप जो कह रहे हैं और आप जो लिख रहे हैं उन दोनों में एक बुनियादी फर्क सा दिखता है, लेकिन आपका जो स्टैंड है वो तो है। देखिए मनीष सिसोदिया जी ने क्या किया। अब मनीष सिसोदिया ने तो इसमें कतई कहीं भी कोई रत्ती भर भी कोई सोचने की गुंजाइश नहीं रखी कि वो चिट्ठी वो आपके खिलाफ लिख रहे थे। उन्होंने आपके ऊपर दोषारोपण किया है कि आप आम आदमी पार्टी के इंटरेस्ट के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मैंने पढ़ी वो चिट्ठी, बहुत तल्ख भाषा में चिट्ठी लिखी गई है। सामान्यतः मनीष भाई की ये शैली नहीं है। हो सकता है आपने दिल तोड़ दिया उनका सर, ये भी तो हो सकता है। उन्हें जरूर कोई चीज बहुत बुरी लगी, आपने चिट्ठी लिखी, आपने उनके सरदार के खिलाफ चिट्ठी लिखी तो उन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया। ये सब पुरानी भाषा में आप फंसे हुए हैं। उनके सरदार जैसे अरविंद केजरीवाल हमारे नेता ना हो, ये सब पुरानी भाषा है। पुरानी भाषा से तो ऐसा लगता है, देखिए चिट्ठी से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने और अरविंद केजरीवाल में एक बड़ा मतभेद उभर आया है, इसलिए आपने चिट्ठी लिखी। और उस चिट्ठी के जवाब में देखिए मनीष सिसोदिया ने आपको चिट्ठी लिखी जिसको आप कहते हैं कि बड़ी तल्ख भाषा का प्रयोग किया हुआ है। अब चिट्ठी के बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि आप इसको पढ़ लें, इसका हिंदी अनुवाद आप ले लें और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दें और अपने दर्शकों को तय करने दें चिट्ठी में क्या लिखा है। मनीष की जो चिट्ठी है उसके बारे में बताइए। मनीष भाई की चिट्ठी जो मैंने कहा काफी तल्ख भाषा में, गुस्से में लिखी गई है। जाहिर है उन्हें उस बात में खुद भरोसा नहीं होगा, गुस्से में कई बार हम कुछ चीज कह देते हैं। क्योंकि कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से मुझे अनुरोध किया कि मैं अपना इस्तीफा वापस लूं, मनीष भाई भी वहां थे। अगर कोई व्यक्ति पार्टी तोड़ रहा हो, उससे आप कहें कि भाई वापस लो अपना इस्तीफा, तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं क्या करेंगे। कुछ माफी मांगने का भी कुछ सिलसिला हुआ? क्या आपने क्या केजरीवाल जी से माफी मांगी या क्या सिसोदिया जी ने आपसे माफी मांगी? कुछ इस प्रकार का भी कुछ प्रकरण हुआ? ये सब नाटक होते सब पुरानी बातें हैं, ये सब पुरानी बातें हैं। आप उसमें 50 लोग वहां थे, उसमें अगर हुआ हो तो आपको कल तक पता लग जाएगा। इतना तो सोर्सेज आप लोगों के भी होते हैं। कोई माफी, ये सब नाटक क्यों? माफी मांगने की बात क्या है इस चिट्ठी के? लेकिन ये बताइए मुझे कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है आम आदमी पार्टी में और सिर्फ आपने कुछ। भूपेन, मैं नहीं कह रहा ठीक ठाक है, मैं कह रहा हूं कि दिक्कत है। हमने स्वराज का आदर्श बनाया है और उस आदर्श को हम पूरी तरह पालना नहीं कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं भाई कि दूसरी पार्टियों के अंदर ऐसी चिट्ठियां जाएं तो कितना अच्छा होगा। आप ऐसा सोचिए, अगर ऐसी चिट्ठी मायावती के बारे में कोई लिखता, ऐसी चिट्ठी राहुल गांधी के बारे में लिखता, ऐसी चिट्ठी मोदी के बारे में लिखता, आज उनकी उस पार्टियों में क्या स्थिति होती? क्या उनको कहा जाता कि पार्टी की सर्वोच्च निर्णय वाली संस्था में कृपया आप वापस आइए? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी है जहां सब चीजें हो सकती हैं। देखिए अपनी एक अलग ही पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी बना के चल रहे थे ना 2 वर्ष से। आप लोग तो ये बता रहे थे पूरे देश को कि देखिए हम बहुत अलग हैं, हम हैं इसी समाज के हिस्से लेकिन हम हैं बहुत अलग। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, ये पत्र पे प्रतिपत्र जो पत्रों की लड़ाई चल रही है, कभी शाजिया इल्मी जी छोड़कर चली जाती हैं, हर 2 हफ्ते पे मैं देखता हूं कोई एक बड़ा प्रमुख कोई चेहरा आम आदमी पार्टी का होता है, वो छोड़ के चला जाता है पार्टी। और बात को वही रखता है सर जो आपने अपने पत्र के जरिए रखी कि पार्टी में आंतरिक डेमोक्रेसी नहीं है, हमें अपनी बात रखने की आजादी नहीं है और हमारा जो नेता है, हमारा सरदार जिसको लेकर आपको दिक्कत है, हमारा सरदार अपने कुछ चेले चपाटों के इर्द गिर्द समट गया है, उन्हीं में फंस गया है वो। आपको नहीं लगता कि शायद दिक्कत समस्या आम आदमी पार्टी में इस वक्त बहुत बुनियादी हो गई है और वो सब के सब प्रश्न अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रहे हैं? दिक्कत ये है कि आप सारी चीज को केवल व्यक्तिगत चश्मे से देख रहे हैं। आपने खुद बहुत सुंदर बात कही, आपने कहा कि इस समाज के अंदर भी हैं लेकिन इससे अलग भी होना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक वही तो हो रहा है। हम इस समाज में जिसमें व्यक्तिवादी संस्कृति है, जिसमें व्यक्ति पूजा का संस्कार है, उस समाज में एक अलग किस्म की पार्टी बना रहे हैं।
ये चीज रातों रात नहीं होगी, इसमें संघर्ष होगा। एक नहीं 50 चिट्ठियां लिखी जाएंगी, एक नहीं 50 मीटिंग्स होंगी, और इससे पहले भी हुई थी, इसके बाद भी होंगी, सारी आपके हाथ नहीं लगेगी। ये बताइए कि लेकिन ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है और इसका तो स्वागत होना चाहिए। इस पे भी एक पब्लिक रेफरेंडम क्यों ना कर दिया जाए फिर? आम आदमी पार्टी तो मास्टर है इस चीज की, हर चीज को लेकर पब्लिक रेफरेंडम। अब जनता के पास हम जाएंगे, जनता के दर पे जाएंगे। क्या आपकी बार भी जनता के दरवाजे पे जाया जाएगा क्या? इसमें कौन सच बोल रहा है? इस बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि आम आदमी पार्टी स्वराज के सिद्धांत पे इसमें रेफरेंडम क्या, वो तो बिल्कुल हमारा बुनियादी सिद्धांत नहीं, आपने एक चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी सिसोदिया जी ने लिखी। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है सर कि क्या इन दोनों चिट्ठियों को समझने के लिए कि इन दोनों चिट्ठियों में से सच कौन है या इनसे आगे कैसे बढ़ा जाए, इसके लिए भी पब्लिक रेफरेंडम कर लिया जाए? जिन चीजों के तथ्य जनता के पास होते हैं उसके बारे में जनता से जरूर रेफरेंडम होना चाहिए। ये जिन चीजों की बात कर रही है वो 25 या 40 लोगों को पता है, उसके बारे में रेफरेंडम कैसे होगा? तो क्यों ना रेफरेंडम इस बात पे किया जाए कि क्या केजरीवाल जी तानाशाह है, क्या केजरीवाल जी अपने चेले चपाटों से इर्द गिर्द घिर गए हैं? इस बात पे क्या 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 रेफरेंडम हो सकता है? आपकी चैनल करवाए ना, आपके नहीं यार, आप बताइए, हम तो रेफरेंडम नहीं कराते सर। अरे आप कराते हैं, आपकी चैनल पे तो रोज आपकी पार्टी का कल्चर है ये तो, कि हम तो जाएंगे पब्लिक रेफरेंडम करेंगे। मुझे ध्यान है आपकी चैनल पे तो रोज कोई छोटा मोटा रेफरेंडम, एक इंटरनेट SMS पोल होता है, आप इस पर करवा के देख लीजिए ना, आपको क्या जवाब मिलेगा। आपका आम आदमी पार्टी का क्या, आम आदमी पार्टी ये रेफरेंडम कराने के पक्ष में है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो लीडरशिप स्टाइल है शायद वो कहीं गड़बड़ा गया है या उसमें कोई दिक्कतें आ गई हैं? क्या उसको लेकर रेफरेंडम हो सकता है सर? रेफरेंडम दुनिया में हर चीज को लेके हो सकता है। मैंने आज तक आम आदमी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को ये कहते हुए नहीं सुना कि अरविंद केजरीवाल हमारी पार्टी के लीडर नहीं होने चाहिए। शिकायत रहती है, कई लोगों को रहती है, जो लोग ज्यादा कार्यप्रणाली देखते हैं उनको ज्यादा रहती है, जो दूर रहता है उसे कम पता लगता है। मतलब सरदार जैसा भी हो, लेकिन सरदार सरदार है तो सरदार ही रहेगा, हमारा मुखिया मुखिया ही रहेगा। आपको मुखिया में चाहे जितनी भी दिक्कतें आ जाए। आपको शायद समय नहीं मिला है मेरी चिट्ठी पढ़ने का, दोबारा आप मैं पढ़ चुका हूं, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं। वो बाकायदा चिट्ठी क्या कहती है, व्यक्ति पूजा की संस्कृति खराब है, हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं उस व्यक्ति को नुकसान होता है। व्यक्ति पूजा की संस्कृति से हमें बचना चाहिए, बचने के लिए हमें प्रक्रिया बनानी चाहिए, बजाय इसके बहुत आसान काम है भूपेंद्र किसी एक छोटी चीज के बारे में कहना, छोटी या बड़ी चीज के बारे में, बहुत गड़बड़ हुई मैं बाहर निकलता हूं, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। आप तो बार बार यही कह रहे हैं कि ये चिट्ठी तो अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में ही नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू फिर सुना ही नहीं अभी तक नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनके संदर्भ में है, उनके कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन उनको लेकर नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। और मेरा आपसे प्रश्न ये है बुनियादी कि ये पूरी की पूरी चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी के स्टाइल को लेकर, उनकी पॉलिटिकिंग को लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये है कि नहीं है ये? भूपेंद्र, अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं और उसके बाद मेरी बात मुझे गलत न बताइएगा। मैंने ये कहा है कि ये इसका जो व्यक्ति पूजा वाला हिस्सा है वो जाहिर है अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में है, वो उन्हें दोषी नहीं बताता, वो कहता है हम सब व्यक्ति पूजा की इस देश की संस्कृति के शिकार होते जा रहे हैं, सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल को भी, उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी। आज अरविंद हैं, कल को मैं हो सकता हूं किसी रोल के अंदर। हरियाणा में जब मैं था मैंने फिर देखा यही व्यक्तिवादी संस्कृति, बड़े बड़े बैनर लगने शुरू हो गए, मेरी फोटो छपनी शुरू हो गई, मुझे उससे भी उतनी ही कोफ्त हुई। मैं समझता हूं ये बड़े सवाल हैं जो मैं उठा रहा हूं और बाकी सब चीजों का तो किसी एक व्यक्ति से संबंध ही नहीं है, लेकिन बाकी सब चीजों का संबंध कार्य प्रणाली से है। और मैं तो समझ रहा था आप जैसा पत्रकार इस चीज की तारीफ करेगा, तायद करेगा कि हिंदुस्तान की एक पार्टी है जिसमें उन सवालों पे चर्चा हो रही है जिसकी चर्चा हिंदुस्तान की हर पार्टी में होनी चाहिए। आप में और पत्रकार में यही फर्क है कि आप शब्दों के जाल में मुद्दे को आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उस जाल से आपको और अपने दर्शकों को निकालने की कोशिश कर रहा हूं, उनको यह दिखाने के लिए कि देखिए आम आदमी पार्टी के सामने आज ये भी एक बुनियादी समस्या है जहां पर उनका जो अपना मुखिया है उसी को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं। आप जिसे जाल कह रहे हैं, जाल से मुक्त होना कह रहे हैं, ये सब पुरानी बात है। वो केवल एक व्यक्तिवादी समझ है कि सारी की पार्टियों के अंदर और कुछ नहीं होता, केवल षड्यंत्र होते हैं, लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। आम आदमी पार्टी में भी ऐसे बड़े लोग नहीं सकता सर, आम आदमी पार्टी में भी ऐसे बड़े लोग हैं जो कि लगातार यही कहते हैं कि केजरीवाल जी इसको अपनी दुकान की तरह चला रहे हैं, केजरीवाल जी तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, चाहे मधु भादुड़ी हो, चाहे कितने लोगों को मैं अपना नाम गिना दूं। आपने सुना शाजिया इल्मी ने जब इस्तीफा दिया हमने क्या कहा, पार्टी की तरफ से ऑफिशियली आपने क्या, वो मतलब नहीं, जब शाजिया ने क्या कहा वो भी तो फिर सुनना पड़ेगा। पार्टी ने कहा कि शाजिया के द्वारा उठाए
उठाए गए प्रश्न जायज प्रश्न हैं, अच्छा, ये प्रासंगिक हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए भूपेंद्र, इस देश में आम आदमी पार्टी जो भी है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत पता नहीं क्या कर पाएंगे, लेकिन इस देश ने इस आम आदमी पार्टी नामक चीज में बड़ी उम्मीद लगाई थी। आज भी बहुत बहुत लोग हैं जिनके मन में वो उम्मीद का, आपको नहीं लगता कि वो ये सब उम्मीद ना टूटे? ये उम्मीद टूटी नहीं क्या? यही तो बात है कि ये जो सब जो चल रहा है, जो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी चल रही है, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार का जब विवाद पब्लिकली जब बाहर आ जाता है, तो आपको नहीं लगता कि जिसको आप उम्मीद न टूटे, जो आप प्रयोग कर रहे हैं, वो उम्मीद तो टूटती है ना सर? लोगों को भी लगता है कि ये भी निकले दाल के 3 पात, ये भी वही बात हुई। आंतरिक कम्युनिकेशन बाहर आ जाता है तो किसी भी पार्टी को नुकसान होता है, चाहे जो भी हो, पर एक बार बाहर आ गया तो इसमें क्या निकला? इसमें करप्शन निकला, इसके अंदर सेटिंग निकली, इसके अंदर पदों की होड़ निकली, क्या निकला? इसके अंदर सिद्धांतों का संघर्ष निकला। मैं समझता हूं अगर मैं कहीं दूर बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं या सपोर्टर हूं, मुझे लगेगा कि चलो ये लोग प्राइवेट में भी बात तो बड़ी करते हैं, कायदे की करते हैं, मेरा तो विश्वास बढ़ेगा इस चीज कि क्या कहीं ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी अभी भी एक एनजीओ यानी एक सोशल मूवमेंट और एक राजनीतिक दल के बीच का जो फासला है, उसके बीच अभी भी फंसी हुई है? इसलिए बार बार आप बात करते हैं सिद्धांतों की, लेकिन आपके बड़े ऐसे साथी हैं जिनको लगता है कि अरे हमें टिकट नहीं दिया या हम चुनाव हार गए। कुछ लोगों का दावा है कि नहीं, आम आदमी पार्टी को इतनी सीटों पर लड़ना नहीं चाहिए था, शायद कम सीटों पर लड़ते तो शायद परफॉर्मेंस बेहतर होता। क्या आपको लगता है कि पार्टी अभी भी उस बुनियादी भंवर से आगे नहीं बढ़ पाई है? इसे भंवर न कहें, ये एक ट्रांजिशन है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम न तो केवल आंदोलन हैं और न ही सामान्य पार्टी हैं, इस ट्रांजिशन में हम हैं। और मैं आपको बताऊं, हम एक सामान्य पार्टी बनना भी नहीं चाहते, हम हमेशा इस ट्रांजिशन में रहेंगे। मेरी तो उम्मीद है कि हम कभी भी वो जो आंदोलन का हिस्सा है वो पूरा छूट ना जाए, कभी भी हम एक पार्टी बन ना जाए। इस प्रक्रिया में हम अजीब लगेंगे, आप जैसे लोगों को हमेशा लगेगा कि आप एकदम पार्टी जैसे नहीं हो। मैं आपको कुछ भी जवाब दूंगा, अंदर से मैं खुश होऊंगा कि हम पार्टी जैसे नहीं। अच्छा चलिए, इस पूरे प्रकरण का एक और आयाम भी है, और वो है योगेंद्र यादव की अपनी व्यक्तित्व, अपनी छवि से जुड़ा हुआ। क्या ये सच नहीं प्रोफेसर साहब कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी अपनी महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है कि आप हरियाणा का एक बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए? हार गए, चुनाव हार गए, चलिए कोई बात नहीं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपके साथी हैं, इससे पहले कि वो आपके ऊपर प्रहार करें, आपने प्रहार कर डाला आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर, ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहे और आपकी जो पोजीशन है वो बरकरार रहे? क्या ये कहना सच है क्या? पहली बात तो कि इस चिट्ठी का और इस्तीफे का हरियाणा से कोई संबंध नहीं है। मैंने 1 घंटा पीएसी के साथियों को बताया था, फिर चिट्ठी भी लिखी जो आपके लिए लिखी नहीं गई थी, उन्हीं के लिए लिखी गई थी। अगर ऐसा कोई मुद्दा होता तो कम से कम एक पंक्ति तो आती, एक शब्द तो आता। इसलिए तो मैं बोलता हूँ, वो तो आपकी खूबी है ना। देखिए, अब आपको कि बात को किस प्रकार से शब्दों के हेर फेर में जोड़कर अपनी बात आगे रखती जाए, इसलिए इससे आपका मतलब कोई पर्सन को लेना देना नहीं। आप मान के क्यों चलते हैं कि हर व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है? जैसे मैं तो नहीं मान रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि मैं आप क्यों मान रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं? हो सकता है पत्रकार से निकल होते हैं। मैं एक प्राइवेट चिट्ठी लिख रहा हूं जो आपके लिए नहीं थी, वो आपके हाथ लग गई है, तब तो आपको सच पता लग जाना चाहिए। अब आप उसमें मान रहे हैं कि उसमें भी कुछ झूठ होगा। नहीं, क्योंकि आप मान के क्यों नहीं चलते कि राजनीति में कभी कभार सच भी बोला जाए? सर, क्योंकि आप ही की चिट्ठी के ऊपर तो देखिए बात वही है ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक चिट्ठी आपने लिखी, एक चिट्ठी लिखी मनीष सिसोदिया ने, अब दोनों व्यक्ति या तो एक साथ सच बोल रहे हैं या दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया झूठ बोल रहे हैं, तो बात फिर जो है वो तू में फंस जाती है। इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इसमें ये सच नहीं कि आपके और नवीन जयहिंद के बीच, सुनता हूं कि शायद मतभेद है हरियाणा में कि पार्टी को कैसे चलाया जाए, कौन आए कौन जाए, इसको लेकर आप नाराज हैं? क्या ये सच है? कोई मतभेद नहीं। नवीन भाई कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स करते रहे हैं जो मैं पढ़ता रहता हूं अखबार में, 1-2 बार मिलते हैं तो मैं कहता हूं भाई अखबार से क्यों बोल रहे हो, वैसे बोलिए ना। हरियाणा के कन्वीनर को ऐसा नहीं लगता, हरियाणा के सेक्रेटरी को नहीं लगता। नवीन भाई की कोई ऑफिशियल पोजीशन वहां हरियाणा के संगठन में तो है नहीं। अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत की है, लाठी खाई है। ऐसे कार्यकर्ताओं की कई बार आदत होती है थोड़ा ज्यादा बोलने की, बोल लेते हैं, अच्छी बात है ना, क्या बुरी चीज है इसमें? कोई मतभेद हरियाणा की इकाई में तो कोई मतभेद है नहीं। तो अंतिम सवाल सर आपसे ये इस इंटरव्यू में कि क्या आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को लेकर आपके मुताबिक कोई संकट है? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, जो कि जिस प्रकार से जो घटनाएं घटी जा रही हैं लगातार पिछले कई हफ्तों से, कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी अब टुकड़ों में बंटती जा रही है और एक एक करके कहीं धराशायी ही ना हो जाए? यही मैं एक भरोसा आपको दिलाना चाहता हूं। इस देश ने बहुत वक्त बाद राजनीति में किसी एक चीज से उम्मीद लगाई है और हम लोगों की जिम्मेवारी है वो उम्मीद न टूटने पाए। आज पता नहीं कितने बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं,
बिजनेस में हैं, कॉरपोरेट हाउसेज में हैं, राजनीति में हैं, जो चाहते हैं कि बस ये मौका आ गया, इस आम आदमी पार्टी की बीमारी को अब जड़ से काट दो। और ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आम आदमी पार्टी की हो रही है, छोटे से लोग जो बहुत वो नहीं है, बहुत बड़े लोग नहीं है, और आप बने लेकिन रहेंगे, ये आप आम आदमी पार्टी में बने रहेंगे। मैंने तो जिस आपका दिन छोड़ने का कोई सवाल नहीं। भूपेंद्र भाई, जिस दिन मैंने पीएसी से इस्तीफा दिया था, उस दिन मैंने कहा था कि अब मैं पार्टी में पहले से भी ज्यादा समय लगाऊंगा। पार्टी न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे, अंदर से सुधारना है, हम सबको सुधरना है और सुधारना है, क्योंकि इस देश ने उम्मीद लगाई है। जब मैं जालंधर गया इस कैंपेन के दौरान, एक बच्ची ने अपनी गुल्लक मेरे को दी। उस गुल्लक में 4,891 रुपए थे। बच्ची ने 1.5-2 साल में जो पैसा बचाया होगा, सारा उसने राजनीति के लिए दिया। जब भी मैं सोचता हूं, मेरे सामने उस बच्ची की तस्वीर आती है, उस बच्ची की आशाओं को तोड़ने का हक नहीं है। चलिए प्रोफेसर साहब, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसे प्रोफेसर योगेंद्र यादव, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।